Good morning, student. Our new chapter number 14, its name is the natural resources. Okay, look at this picture. Here are some natural resources seen, like that are air, water, land, plants, wildlife, etc. तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो, यहाँ पे एयर है, ठीक है, पानी हो है, आप इसके अलावा प्लांट्स है, वाइल्ड लाइफ कंडीशंस जो होती हैं, वाइल्ड एनिमल्स होते हैं, जिनसे हमें कुछ ना कुछ मिलता रहता है हमारे डेली रूटीन को कंप्लीट करने के लिए, वो सभी चीज़ें हमारी कहलाती है नेचुरल रिसोर्सेज, क्योंकि ये हमें नेचुरली मिलती हैं, ये मैन मेड नहीं है, ये हमें प्रकृति के थ्रू ईजिली वे में बिना किसी खर्चे के आसानी से मिल जाती है। इसके लिए हमें बिल पे नहीं करना पड़ता। तो ये सारी चीज़ें क्या है, हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। Natural resources. So, life on earth depend on resources like soil, water and air. जो लाइफ होती है वो अर्थ पर डिपेंड करती है, और अर्थ जो होती है उसमें रिसोर्सेज पाए जाते हैं जो कि नेचुरल, जैसे सॉइल, वाटर एंड एयर। इसमें वाटर, एयर, सॉइल एंड सन इन टाइम जो हमको सनलाइट देता है आर कॉल्ड अ नेचुरल रिसोर्सेज और नेचुरल वेल्थ। तो नेचुरल रिसोर्सेज का मतलब होता है विच टाइप ऑफ अ सब्सटेंस दे taken by a naturally or free of cost, like that of water, air, soil and a sun. These are called a natural resources, or is also called a natural wealth. Okay. uh, Uneven heating of a air over land and water bodies cause wind. देखिए, विंड की डेफिनेशन भी आपको देखना है यहाँ पर। पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बता दूँ। तो अनइवन हीटिंग बराबर, आपको पता है एयर अराउंड द अर्थ, एयर अर्थ के चारों तरफ क्या होती हैं, एयर का घेरा है जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं। तो हमारे एटमॉस्फेयर के चारों तरफ एयर है। यहाँ पे कहीं कहीं पर ज़्यादा जो पोल्यूशन होता है या कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है या किसी और कारण से सनरेज़ वहाँ पर ज़्यादा पहुँच रही हैं, कहीं पर सनरेज़ नहीं पहुँच पा रही हैं, तो एयर सपोज़ ये नॉर्थ जोन है और ये साउथ जोन, और ये अलग है ना, ये एरिया अलग है। तो यहाँ पे सनरेज़ ज़्यादा रहेगी, यहाँ सनरेज़ कम रहती है, आपको पता है। तो ऐसी कंडीशन में इस एरिया की जो एयर रहेगी वो ज़्यादा ठंडी रहेगी और यहाँ की जो एयर रहेगी वो गर्म रहेगी। इसका मतलब जो एयर रहती है वो अनइवनली क्या होती है, हीट होती है ओवर लैंड एंड वाटर। वाटर के ऊपर भी ऐसे ही होता है, और इसके कारण ही किसका फॉर्मेशन होता है, विंड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है, हमें यहाँ कौन कौन सा टॉपिक देखना है। बायोस्फीयर एंड इट्स अ कंपोनेंट, exhaustible and inexhaustible resources, air and air pollution, ozone and its depletion, water and water pollution, eutrophication and biological magnification. Then water harvesting and its advantage, soil and soil erosion, biogeochemical cycle, जिसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन, वाटर साइकिल को हम स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम देखते हैं एवरीथिंग दैट इज अराउंड अस इज कॉल्ड अ एनवायरनमेंट। हमारे चारों तरफ जो भी है वो हमारा इन्वायरमेंट है। इज एक्ट एज अ लाइफ सपोर्टिंग unit. It's provide as a everything like food, water, air, etc. That is important to us for our survival. हमें सर्वाइव करने के लिए इन्वायरमेंट में जो भी चीज़ें हमें नेचुरली मिलती हैं वो सभी हमारी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो कि है फूड, वाटर, एयर, और उसके अलावा और भी चीज़ जिससे हमारी लाइफ आसानी से चलती है। यानी इन्वायरमेंट के थ्रू ही हमें नेचुरल रिसोर्सेज की चीज़ें मिल पाती हैं और हम अपने आप को वहाँ पर सर्वाइव कर पाते हैं। What is the meaning of a biosphere? Bio means a living, sphere means a घेरा या surrounding. It is a unit that comprises of the earth crust and the atmosphere in which we live. It can be basically divided into a 3 layer. जो बायोस्फीयर है वो यूनिट है अर्थ की, उस अर्थ को बनाने की एक बेसिक यूनिट है जिसमें
अर्थ क्रस्ट को रखा गया है और उसके एटमॉस्फेयर को रखा गया है, जिसमें सभी चीज़ें लिविंग कंडीशन में या लिविंग हम जिसके कारण चीज़ें लिविंग रहती हैं। इट कैन है बेसिकली डिवाइड इन 3 पार्ट, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर। इन तीनों ही सब्सटेंसेस मिलकर किसका तीनों सब्सटेंस जो होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं किसको बनाने में, बायोस्फेयर को। बायोस्फेयर मतलब एक ऐसी स्पेसिफिक स्फीयर जगह जहाँ पे लाइफ पॉसिबल है। तो लाइफ पॉसिबल एटमॉस्फेयर के कारण है, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर। एटमॉस्फेयर मीन्स अ एयर, हाइड्रो मीन्स अ वाटर एंड लिथो मीन्स अ अर्थ क्रस्ट या वो जगह जहाँ पे हम रहते हैं। द टू कंपोनेंट ऑफ अ बायोस्फेयर, स्पेशली बायोस्फेयर के 2 कंपोनेंट होते हैं जिनसे मिलकर उनका बायोस्फेयर कंप्लीट होता है, बायोटिक कंपोनेंट एंड एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक कंपोनेंट का मतलब होता है लिविंग सब्सटेंस से बने हुए कंपोनेंट और एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग सब्सटेंस से मिलकर बने हुए कंपोनेंट। अब बायोटिक कंपोनेंट क्या होते हैं, तो हम बायोटिक कंपोनेंट के बारे में देखते हैं। बायोटिक कंपोनेंट में पाया जाता है प्लांट, एनिमल एंड डिकम्पोजर। डिकम्पोजर का मतलब होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ओके, तो प्लांट प्रोड्यूसर, एनिमल में आपको पता है हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स और ओमनीवोर्स, ये सारे के सारे कंज्यूमर हैं जो प्लांट को और फिर एनिमल को एज अ फूड लेते हैं, तो इनको हम कंज्यूमर कहते हैं। फिर इनकी डेथ के बाद यानी प्लांट एनिमल की डेथ के बाद डिकम्पोजर जो होते हैं यानी बैक्टीरिया, वायरसेस, फंजाई जो होते हैं वो उनकी बॉडी को सिंपल फॉर्म में डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ये सारे के सारे कहलाते हैं बायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट का मीन्स क्या होता है, एबायोटिक मतलब नॉन लिविंग सब्सटेंसेस जो कि हमें लिविंग कंडीशन में रखने के लिए ज़रूरी है। टेम्परेचर, एयर, वाटर, सनलाइट, ठीक है, और सॉइल, ये सारी की सारी नॉन लिविंग सब्सटेंसेस कहलाते हैं एबायोटिक कंपोनेंट। बायोटिक फैक्टर किस तरह से हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है, इट इंक्लूड ऑल लिविंग फॉर्म्स, बोथ एबायोटिक एंड बायोटिक फैक्टर इंटरैक्ट टू मीट द बेसिक नीड ऑफ अ लाइफ फॉर्म। देखिए, बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर दोनों ही हमारे लाइफ के लिए या हमारे चारों तरफ पाए जाते हैं और ये दोनों आपस में मिलकर हमें लाइफ प्रोवाइड करते हैं। यानी हमारा जो इन्वायरमेंट होता है वो कुल मिला के ना, बायोस्फीयर जो होता है वो कुल मिला के बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट से मिलके ही बना हुआ होता है और हम उन चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रभावित होते हैं ना, हम पे इफेक्ट डालता है। ऑफकोर्स अगर प्रोड्यूसर नहीं रहेगा तो कंज्यूमर नहीं रहेंगे, कंज्यूमर नहीं रहेगा तो डिकम्पोजर नहीं रहेंगे, ये भी हो गया। अब प्रोड्यूसर को ज़रूरत होती है एबायोटिक कंपोनेंट की, लाइक प्लांट को ज़रूरत है सनलाइट की, वाटर की। अगर एबायोटिक कंपोनेंट नहीं रहेंगे तो बायोटिक कंपोनेंट नहीं रहेगा। इस तरह से बायोटिक कंपोनेंट एबायोटिक कंपोनेंट को और एबायोटिक कंपोनेंट बायोटिक कंपोनेंट पर इफेक्ट डालता है। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं, एक्सहॉस्टेबल और इनएक्सहॉस्टेबल। एक्सहॉस्टेबल का मीन्स होता है ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज जो बहुत समय में लॉन्ग टाइम ड्यूरेशन में जिनका फॉर्मेशन हुआ है, लंबे समय से धीरे धीरे करके इनका फॉर्मेशन हुआ है और अगर हम इनको बहुत सारा ज़्यादा मात्रा में यूज़ कर लेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, एंड हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन इन एक्सहॉस्टेबल जो रिसोर्सेज होते हैं वो ऐसे हैं कि ये कंटिन्यूसली रिसाइकिल होते रहते हैं या बनते रहते हैं। जैसे कि हम देखते हैं एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज को, लाइक डाटा, कोल, पेट्रोल या एलपीजी गैस, है ना। ये जो जितने भी फॉसिल फ्यूल होते हैं, फॉसिल फ्यूल का मतलब होता है ऐसे फ्यूल्स, ऐसे ईंधन जो कि धीरे धीरे बनते हैं और ये किसी प्लांट या एनिमल के डिकम्पोजिशन में से हज़ारों सालों में उनके फॉसिल्स के फॉर्म में, मतलब उनके अवशेष से ही बने हुए हैं। तो एलपीजी गैस जो कि वो है, पेट्रोल हो गया आपका, कोल हो गया, ये सारे के सारे आपके एक्सहॉस्टेबल हैं। ये धीरे धीरे बने हैं, बहुत लंबे समय से इनके बहुत सारे रिसोर्सेज थे
लेकिन लगातार इनके यूज़ करने से एक समय ऐसा भी आ सकता है जब ये पूरी तरह से ख़त्म हो सकते हैं और हमारी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं मिल पाएंगे। इसलिए इनकी सेविंग करना ज़रूरी है। लेकिन इनहॉस्टेबल रिसोर्सेज वो होते हैं जैसे कि विंड एनर्जी, सोलर एनर्जी, हाइड्रो एनर्जी, पानी से बनने वाली एनर्जी, है ना। इनको हम यूज़ भी कर लें, ख़त्म भी होता है जैसे, तो ये कंटिन्यूसली क्या हो सकता है, रिसाइकिल होता रहता है। ये भी आपको पता है, वाटर साइकिल के थ्रू वाटर बार बार आता रहता है, सन रेज हमको लगातार मिलती है, विंड का डायरेक्शन और स्पीड जो होती है वो कम और ज़्यादा होती रहती है, तो ये रिसाइकिल है। तो इनहॉस्टेबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो रिसाइकल होते हैं, जबकि एक्सहॉस्टेबल रिसोर्सेज जो होते हैं वो नॉन रिसाइकेबल होते हैं। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। एयर के बारे में अब पढ़ते हैं हम। अपने बायोस्फीयर में आते हैं एयर, जिसमें हमने आपको बताया था एटमॉस्फेयर आता है। तो इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ अ गैसेस सच एज अ नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, सस्पेंडेड डस्ट पार्टिकल, गैसेस लाइक अ मीथेन एक्सेट्रा एंड इन ट्रेसेस। परसेंटेज से देख लीजिए, नाइट्रोजन का परसेंटेज 78%, ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% एंड फिर देन है वाटर वेपर। ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं वो एयर में पाई जाती हैं, और एयर जो है मिक्सचर है ऑफ गैसेस का। देन लैंड ब्रीज क्या होता है, व्हाट इज़ द मीन ऑफ अ लैंड ब्रीज? So, during the daytime, land gets heated faster than a water. The air closer to the land gets heated and rise up. This creates the low pressure in the area. But in a case of a sea, it does not get heat up so readily. देखिए लैंड ब्रिज में क्या होता है। देखिए यहाँ पे आपको दो जगह दिखाई दे रही है, दिन का और रात का समय। ये लैंड है, तो दिन के समय क्या होती है, जो ज़मीन होती है, रेतीली मिट्टी होती है, लैंड होता है, यहाँ पे सनरेज के कारण ये बहुत अधिक ज़मीन गर्म हो जाती है, जिससे इसके आसपास की एयर भी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाती है। जो गर्म हवा होती है वो हल्की होती है, लाइट वेट की, ये ऊपर जाती है, ओके, और ऊपर जाके इकट्ठी हो जाती है। अब जब रात होती है तो अब यही जो हल्की हवा होती है, गर्म हवा होती है, क्योंकि वो लाइट वेट की होती है, वो इस तरफ आएगी। उल्टा इसके यहाँ पे क्या होता है, जो समुद्र या सी वाला वाटर एरिया होता है वो उतनी जल्दी गर्म नहीं हो पाता, इसलिए उसके ऊपर की हवा क्या होती है, ठंडी रहती है, भारी रहती है, ठीक है। और इनका ही एक्सचेंज होता है शाम के समय। शाम के समय क्या होगा, जो ठंडी हवा होगी वो उस तरफ आएगी और गर्म हवा यहाँ चली जाएगी। इसको हम कहते हैं लैंड ब्रीज। ये देखिए यहाँ से देख रहे हो आप, हैवी यानी ठंडी हवा जो होगी, जो समुद्र के ऊपर है, वो लैंड पे आ रही है। और ठीक है, और ये जो यहाँ की हैवी एयर है वो कहाँ जा रही है, यहाँ, इसलिए रात के समय यहाँ पर ठंड का अनुभव होता है। नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन, द कॉन्टामिनेटेड ऑफ एयर विथ अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल सब्सटेंसेज और अ पार्टिकल इज कॉल्ड अ एयर पॉल्यूशन। एयर पोल्यूशन क्या है, यदि एयर में ऐसे पार्टिकल्स प्रेजेंट हों जो कि ज़रूरी नहीं हैं और उसके लिए हार्मफुल हैं, अनडिज़ायरेबल हैं, अनवांटेड, जिनकी ज़रूरत नहीं है एयर को, तो ऐसे सब्सटेंस की प्रेजेंस के कारण एयर पॉल्यूटेड हो जाती है, और उस समय उस प्रोसेस को हम एयर पोल्यूशन कहते हैं। What are the effects of air pollution? SPM causes asthma. SPM यानी spreaded particle जो होते हैं, जो हवा में मौजूद होते हैं, हार्मफुल पार्टिकल, इनके कारण अस्थमा, सांस की प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, ये सारे लंग्स से रिलेटेड हैं, एलर्जी, कोल्ड, ये प्रॉब्लम हो जाती है। पॉल्यूटेंट गैसेस कॉज अ
इरिटेशन इन आई, अगर पॉल्यूटन के साथ हम लगातार रहते हैं तो ऐसे में हमारी आईज़ में इरिटेशन होने लगता है, थ्रोट में और लंग्स में इन्फेक्शन हो जाता है। दे इंजर लंग्स, किडनी एंड स्प्लीन। और लगातार ऐसी पॉइजनस और हार्मफुल गैसेस को लगातार इनहेल करने के कारण हमारे लंग्स, किडनी और स्प्लीन में इन्फेक्शन हो सकता है, वो डैमेज भी हो सकते हैं। इसके अलावा हार्ट रिलेटेड डिसीज़ भी हो सकती है। हाइड्रोकार्बन वेपर कॉज कैंसर, लगातार हाइड्रोकार्बन वाले वेपर को इनहेल करने से कैंसर हो जाता है। अब हाइड्रोकार्बन कहाँ से मिलता है? जो पेट्रोल होता है, कोल होता है ना, ये सारे के सारे एलपीजी, ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन यानी हाइड्रोजन और कार्बन से मिलके बनने वाले कंपाउंड है। इनकी वेपर को अंदर लेने से कैंसर होने की संभावना बढ़ जाती है। It affects plants also, like a falling of a leaf, reduced growth, degradation of a chlorophyll. It leads to a acid rain. It causes global warming. It causes depletion of a ozone layer. एयर पोल्यूशन के कारण न केवल एनिमल्स एज वेल एज प्लांट भी अफेक्टेड होते हैं। प्लांट की पत्तियां जल्दी समय के पहले झड़ जाती हैं, उनकी ग्रोथ पे इफेक्ट पड़ता है, क्लोरोफिल कम हो जाता है। क्लोरोफिल कम होगा तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगी, फोटोसिंथेसिस नहीं होगी तो प्लांट की ग्रोथ भी नहीं होगी, और ग्रोथ नहीं होगी तो फ्रूटिंग और फ्लावरिंग भी नहीं होगी। इट लीड टू एसिड रेन, लगातार जो हार्मफुल पार्टिकल जैसे CO2, SO2, SO3, NO2, ये जो पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर से रिएक्शन करके एसिड का फॉर्म बनाते हैं। ये सारी की सारी प्रोसेस एयर में होती है और फिर ये एसिड बनकर धरती पर इन्हें अर्थ पर आते हैं। इसी को हम एसिड रेन। सपोज एग्जांपल, जब CO2 H2O से मिलेगी तो बनाएगा H2CO3, इसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एसिड। ओके, SO3 सल्फर ट्राईऑक्साइड H2O से मिलेगी तो बनाएगा H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, तो ये सल्फ्यूरिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, नाइट्रिक एसिड कितना हार्मफुल है। ये सबका फॉर्मेशन कहाँ हो रहा है? एयर में हो रहा है, और वाटर ड्रॉप के फॉर्म में ये एसिड जो होता है तो स्ट्रॉन्ग एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड है ना, ये नीचे आएगा और इससे बहुत सारे एनिमल्स, वाटर बॉडी लाइक पॉन्ड, रिवर अफेक्टेड होंगे, एक्वेटिक एनिमल अफेक्टेड होंगे, बिल्डिंग्स जो होती हैं मार्बल्स की वो अफेक्टेड होती हैं, प्लांट की लीफ और एनिमल्स खुद स्किन के ऊपर गिरेगा तो स्किन भी अफेक्टेड होगी। इस तरह से एसिड रेन बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है। इट कॉजेज ग्लोबल वार्मिंग। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ ग्लोबल वार्मिंग? ग्लोबल मीन्स अर्थ, वार्मिंग मीन्स हीट, अर्थ का हीटअप होना, अर्थ का गर्म होना ही कहलाता है ग्लोबल वार्मिंग। रीज़न, अर्थ के गर्म होने का मेन रीज़न है ग्रीन हाउस गैसेस। ठीक है, ग्रीन हाउस गैसेस में मेन गैस होती है कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर और नाइट्रस ऑक्साइड गैसेस। इन गैसेस, ये जो पॉल्यूटेड गैसेस हैं कारखानों से, फैक्ट्रीज और व्हीकल से निकलने के कारण कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, इन सारी गैसेस की जो क्वांटिटी है वो एटमॉस्फेयर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और इन ग्रीन हाउस गैसेस की क्वांटिटी बढ़ने के कारण एटमॉस्फेयर का टेम्परेचर लगातार बढ़ता जाता है। इसी को हम ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। इट कॉजेज डिप्लीशन ऑफ ओजोन लेयर। यू नो वेरी वेल कि हमारी अर्थ है और हमारी अर्थ के चारों तरफ पतली सी लेयर है एटमॉस्फेयर की, जिसको हम एटमॉस्फेयर कहते हैं, जिसमें कि एक लेयर और पाई जाती है। इसे हम कहते हैं, इस स्पेसिफिक लेयर को हम कहते हैं ओजोन लेयर। ठीक है, ओजोन जो लेयर होती है वो ओजोन का फॉर्मूला होता है O3, है ना। ये सन से आने वाली रेज़ को रोक लेती है और अर्थ के अंदर आने नहीं देती, क्योंकि जो ओजोन पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास जमे होते हैं अर्थ के, और हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन को अंदर आने नहीं देती। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो होती है वो कैंसर कॉज करती है, प्लांट का स्टोमेटा ख़राब कर देती है, जिससे प्लांट में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती। इस तरह से प्लांट और एनिमल दोनों के लिए ही अल्ट्रावायलेट रेडिएशन ख़राब है।
ओजोन लेयर जो एटमॉस्फेयर में पाई जाती है उस एटमॉस्फेयर का नाम है स्ट्रेटोस्फेयर। ठीक है, क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर है स्पेशली 4 लेयर से मिलके बनता है। सबसे पहले जो लेयर आती है वो है ट्रोपोस्फेयर। फर्स्ट लेयर को हम ट्रोपोस्फेयर कहते हैं, सेकेंड लेयर को हम स्ट्रेटोस्फेयर कहते हैं, थर्ड लेयर को हम आयनोस्फेयर कहते हैं। आपके लिए इम्पोर्टेंट है स्ट्रेटोस्फेयर जहाँ पर ओजोन मिलती है। तो ओजोन जो होते हैं, ओजोन की जो लेयर होती है वो हार्मफुल रेज को अर्थ पर आने से रोक देती है, जिससे वो हार्मफुल इफ़ेक्ट जो है अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के उससे हमें बचाती है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे पोल्यूशन के कारण जो ग्रीन हाउस गैसेज हैं, ग्रीन हाउस गैसेज हैं जिसमें हम फिर बता दें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, वाटर वेपर, नाइट्रस ऑक्साइड, ये जो सारी गैसेज होती हैं ये ग्रीन हाउस गैसेस हैं। इनके कारण अर्थ के ऊपर का जो एटमॉस्फेयर यानी अर्थ के ऊपर की जो लेयर है जिसमें ओजोन प्रेजेंट है वो धीरे धीरे पतली होती जा रही है। थिक है, ये बहुत थिक है, और अब ये क्या हो रही है, यहाँ पे इसमें होल हो रहा है या फिर ये पतली होती जा रही है। इसी को हम ओजोन डिप्लीशन कहते हैं। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन। ओजोन इज अ फॉर्म व्हेन यूवी रेज इज अपर एटमॉस्फेयर स्प्लिट ऑक्सीजन एटम दैट। देखिए ओजोन का फॉर्मेशन कैसे होता है, लुक एट दिस पिक्चर। अगर आप इसको देखोगे तो देखिए ऑक्सीजन जो होता है जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशन के कांटेक्ट में आता है तो ये ओजोन मॉलिक्यूल जो होता है वो ओजोन एटम में टूट जाता है। अब अगेन ओजोन ये आपकी ऑक्सीजन गैस और एक ये आ गया आपका ओजोन एटम, ये आपस में मिलके बना लेंगे O3, मतलब कि बन गया आपका ओजोन। तो इस तरह से ओजोन का फॉर्मेशन यूवी रेज के कारण होता है। When oxygen molecule is split into an atom, then each atom combine with an undissociated molecule of oxygen to form ozone. हम नेक्स्ट वीडियो में अब आगे पढ़ेंगे ओजोन क्या फंक्शन करता है और इसके बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।